हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल अपी जी के। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10। इससे पहले 9 चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज के इसमें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इमारतें, चित्र तथा किताबें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जो मारुतसाम का एक लड़का होता है वह लोह स्तंभ देखने जाता है। ठीक है, जो मारुतसाम होता है वो बहुत खुश होता है क्योंकि पहिएदार कुर्सी पर बैठकर यानी कि व्हील चेयर पर बैठकर उसका भाई जो होता है वह उसे लोह स्तंभ के सामने ले जाता है। कहाँ? तो कुतुब मीनार दिखाने। तो धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था और अपने इस अनुभव को वो मारुति श्याम होता है ये कभी ना भूल पाने वाला अनुभव बताता है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इमारतें और चित्रों के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं धातु विज्ञान से। धातु विज्ञान क्या है? तो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म की जानकारी थी। यानी कि जो हड़प्पावासी थे इन्हें धातुओं की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया। तो कांसा कैसे बनाया गया? तो तांबा और टिन को मिला के बनाया गया। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे वहीं उनके उत्तराधिकारी जो थे वे लोह युग से समृद्ध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। लोहा कौन कौन से थे? तो पिटवा लोहा होता है, ढलवा लोहा और खोटा लोहा। ये जो है बहुत ही समृद्ध, अत्यंत ही विकसित किस्म का लोहा होता है जो कि भारतवासी इसका निर्माण किया करते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग लोह स्तंभ के बारे में। ठीक है, लोह स्तंभ। तो लोह स्तंभ जो है ये मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। ये लोह स्तंभ जो है ये भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? तो 7.2 मीटर और वजन इसका 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। कितने साल पहले? तो 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी जो है वह हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। यानी कि इसी पर एक अभिलेख खुदा है जिससे हमें जानकारी मिलती है ये इसके बनने की, ये कितने वर्ष पहले बना। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। चंद्र नाम के एक शासक का भी जिक्र किया गया है इस अभिलेख में जो कि गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दी हो जाने के बाद भी ये जो लोह स्तंभ है इसमें अभी तक कोई भी जंग नहीं लगा है। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इतने साल व्यतीत हो जाने पर भी इस स्तंभ में जंग नहीं लगा है। तो आप लोग इमेज भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है लोह स्तंभ की इमेज। इस तरह का है ये लोह स्तंभ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। क्या होता है? टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या फिर छोटे। उन सब में एक समानता है। उनमें समानता क्या है? तो प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष जैसे कौन कौन से हो गए? तो दांत हो गए, हड्डी या फिर राख या उनके द्वारा जो प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर या फिर सिक्के जो हैं पे रखे जाते थे। इसे धातु मंजूसा कहते थे। ये जो सिक्के को रखे जाते थे इनको क्या कहा जाता था? तो धातु मंजूसा कहा जाता था। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। क्या कहते थे? प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते पर रेलिंग से जो है वे घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते थे। रेलिंग से जो घेर दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो वेदिका कहा जाता था। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अब यहाँ पे बात होती है अमरावती की। तो 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। ठीक है, कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। और क्या होता था? इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा
होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वह गर्भगृह होता था। कौन सा होता था? तो गर्भगृह जो है ये मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था, जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे और भक्त जो है वे क्या करते थे? तो पूजा करते थे। और अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए जो भीतर गांव होते थे जैसे मंदिरों में, उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण की कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी और अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। ये एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात स्तूपों की हुई है, तो इमेज में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे सांची का स्तूप दिखाया गया है। इमेज में आप लोग देख सकते हैं इस तरह का जो है स्तूप, ये है सांची का स्तूप। ठीक है, इमेज दिखाई गई है, देख सकते हैं आप लोग इस तरह के बने हुए थे। ठीक है, तो ये जो है ये है कहाँ सांची का स्तूप? तो ये मध्य प्रदेश में है और इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के बारे में जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था के जमाने का है। ठीक है, इसमें जो ईंटों का प्रयोग हुआ वह अशोक के जमाने का किया गया है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए हैं। और यहाँ बाईं तरफ आप लोग देखिएगा एक इमेज दिखाई गई है, यहाँ पे ये वाली इमेज देखिएगा, ये जो है अमरावती की एक शिल्पकृति है। ठीक है, इस तरह की शिल्पकृति होती थी जो कि अमरावती के बारे में अभी हमने पढ़ा। वहाँ पे मंदिर बनवाए जाते थे जिनमें सबसे मुख्य स्थान क्या होता था? तो गर्भगृह। अब यहाँ पे आप लोग बाईं तरफ देखिएगा, ये जो है ये क्या है? तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का भी जिक्र हुआ का एक आरंभिक मंदिर है। ठीक है, ये किस तरह के? इन्हें शिखर कहा जाता था। ये ऊंची तरफ से बनाए जाते थे, बहुत बहुत ऊंचे। यहाँ पे पढ़ा था कि शिखर निर्माण कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी और मंदिरों से उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। तो ये क्या है? तो ये उत्तर प्रदेश के एक भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है और ये लगभग 1500 साल पहले पकी ईंटों तथा पत्थरों से बनाया गया था। और इसके पड़ोस में ही अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये क्या दिया गया है? तो ये जो है ये महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर है। कहाँ का? तो महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर है और इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ठीक है, एक ही पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? तो इन्हें एकाश्म कहा गया है। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। और ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते थे। जो ईंटों से मंदिर बनते थे उनसे ये जो मंदिर होते थे वो बिल्कुल भिन्न होते थे। आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं ये किस तरह से प्रेजेंट टाइम के मंदिर में ईंटों वाले जो होते हैं उनसे किस तरह से बिल्कुल अलग हैं। और ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों को एक एक तह जोड़ते हुए से ऊपर की ओर ले जाया जाता था और जबकि चट्टान जो है तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में काटते थे। अब जो चट्टान को काट कर जो मंदिर बनाए जाते थे, ईंटों की जब चुनाई करते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है, लेकिन जो तराश कर पत्थरों को काट कर बनाए जाते थे तो पत्थर जो होते थे वो पहले ऊपर से काटे जाते थे, ऊपर से काटते हुए फिर नीचे को लाते थे, तब उनको मंदिर का शेप दिया करते थे। और इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, अब आप सोच सकते हैं कि ऊपर से जब ये लोग पत्थर काटते थे इन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है, ये क्या है? तो ये ऐहोल का दुर्ग मंदिर दिखाया गया है। इमेज में आप लोग देख सकते हैं ये जो है ऐहोल का दुर्ग मंदिर दिखाया गया है और ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। कितने साल पहले बनाया गया था? तो 1400 साल पहले बनाया गया था। अब हम लोग महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर के बारे में पढ़ेंगे और दुर्ग मंदिर के बारे में भी पढ़ेंगे ऐहोल के। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर के। इससे पहले अमरावती के जो भीतर गाँव, उत्तर प्रदेश के भीतर गाँव का आरंभिक मंदिर था, पढ़ चुके हैं। अब महाबलीपुरम के बारे में पढ़ते हैं जो कि मानचित्र में भी हमने आपको दिखाया। और ऐहोल को, महाबलीपुरम और ऐहोल पास पास में ही थे जो कि हमने आपको मानचित्र में भी दिखाया था। तो इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं जिनकी इमेज हमने अभी आपको दिखाई। ठीक है,
अब आगे हम लोग पढ़ते हैं स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। इनकी प्रक्रिया जानते हैं कि ये किस तरह से बनाए जाते थे। तो स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों, चौखटों, फर्श तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम जो है वह होता था। अब बाईं तरफ उड़ीसा का जैन मठ दिखाया गया है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ये जो है जैन मठ दिखाया गया है। उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से आपको देखना है। ये कमरों के प्रवेश द्वार हैं, इनको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, इनमें जैन भिक्षु रहते थे। ठीक है, कौन रहते थे? तो जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान किया करते थे। और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में आप लोग बताइएगा कि अन्य गुफाओं में और इनमें क्या अंतर है। अब नीचे जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख रहे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है। ठीक है, ये नई दिल्ली संग्रहालय से एक मूर्ति का चित्र दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स क्या होता था, इस तरह के शानदार ढांचों का जो निर्माण है करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों, मंदिरों में आने वाले भक्त जो भी उपहार अपने साथ लाते थे उनमें इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार पर तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा कई ऐसे स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम जो हैं खंभों या फिर रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हुए हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। जब भी आप इन इमारतों को देखने जाएं तो ये जरूर देखिएगा कि वहाँ पर जिन लोगों का नाम खुदा हुआ है तो देखिएगा कितने लोगों ने अपना योगदान दिया है। अब बात करते हैं हम लोग चित्रकला की। ठीक है, चित्रकला, इसमें हम लोगों ने जब मानचित्र देखा था तो उसमें अजंता को भी दिखाया गया था, अजंता की बात की थी। तो ये वह जगह है, कहाँ की बात हो रही है? तो अजंता वह जगह है जहाँ की पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद चमकदार हैं। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार जो हैं वे अज्ञात हैं। उन कलाकारों का नाम जो है वह ज्ञात नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिएगा, अजंता के चित्र, तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करना है। अब आप लोग देखिएगा आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें बच्चों को ही ये सब बताना है कि बताइएगा आप लोग क्या इसमें आपको दिख रहा है। तो ये जो इनका रंग देखिए, ये आज भी उसी तरह से बरकरार है जैसे उस समय बनाया गया था। इन चित्रों में ये जो है चित्रकला की एक प्रस्तुति की गई है, यहाँ पे मूर्ति को दिखाया गया है। यहाँ पे अब नीचे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे भी इस तरह के कलर किए होते थे, इस तरह की अल्पनाएं जो है वे बनाई जाती थी उस समय। अब पढ़ते हैं पुस्तकों की दुनिया। तो इस युग में प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इनको उत्कृष्ट जो रचनाएं हैं स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य था जिसका नाम था सिलपदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। किसने की थी? तो इलांगो नामक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह फुआर में रहता है। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनगी फुआर छोड़ मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा ने दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कानगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ठीक है, कानगी जो उसकी पत्नी थी, वह उसकी जो राजा ने उसको सजा दे दी थी उसके पति को, तो उस वो जो थी वो रोष से भर गई और उसने क्या किया? तो मदुरै शहर का विनाश कर डाला था कानगी ने। अब बात हुई शिलाब्दिकारम से, तो इसमें एक शिलाब्दिकारम का एक वर्णन लिया गया है छोटा सा, जो कि आप लोग देखिएगा। यहाँ कवि ने कानगी के दुख के वर्णन
वर्णन किया है। ठीक है, जो कानगी के दुख का वर्णन किया है कवि ने, वह क्या किया है, वो मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या ये सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है। यहाँ कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का न्याय है कि गोधूल की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नावागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? ठीक है, ये जो है ये उसका वर्णन किया गया है। किसका? तो ये कानगी के द्वारा कहे गए शब्द हैं। एक और तमिल जो है ये महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले संतनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थीं। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था, ये जो थे ये संस्कृत में लिखते थे। अब बात करते हैं पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। जो पुरानी कहानियां हुई, इनका संकलन और संरक्षण किस तरह से किया? तो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गईं। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी जो है वे कहानियां का है। इनमें जो है देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण जो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिसमें सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ जो है पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग जो थे वह सुनते थे। अब दो संस्कृत के महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। कौन कौन से हैं? तो महाभारत और रामायण। ये लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित भी होंगे। अब जो महाभारत रामायण की कहानियां हैं, इनमें से हम लोग तो ज़्यादातर परिचित हैं, कुछ क्या सभी लोग ही परिचित होंगे। तो महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है और इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ये कहानी जो है बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है। आगे है कि रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी और वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे थे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक जो हैं ये वाल्मीकि माने जाते हैं। वहाँ यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि जो संस्कृत रामायण के लेखक हैं वे कौन माने जाते हैं? तो वे वाल्मीकि माने जाते हैं। और जो महाभारत में भगवत गीता, महाभारत को कौन माने जाते हैं? तो महाभारत। और जो यहाँ पे क्या दिया गया है देखिएगा आप लोग, पुराण, इन दोनों को किसने किया है? तो व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। किसे? तो पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने जो है जो संकलित किया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। अब जो आम नागरिक हुआ करते थे वे कैसी कहानियां कहा करते थे ये देखते हैं। तो आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों के रेलिंगों तथा जनता के चित्रों में दर्शाई गई हैं। ठीक है, इसमें से यहाँ पे देखिएगा एक बंदर और राजा की कहानी दी गई है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, स्टोरी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम जो होते थे ये बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। ये जो आम होते थे इतने मीठे होते थे, कहीं और ये जो है आम नहीं मिलते थे धरती पर। तो एक दिन पका हुआ आम गंगा नदी
में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा, क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को ये बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा जो है नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन्न होकर गिर पड़ा। राजा ने जब ये सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। तो मध्य भारत में वरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। इस तरह का ये एक चित्र है। ठीक है, इस तरह से ये बंदर दिखाए गए हैं, राजा दिखाए गए हैं और ये बंदर किस तरह से अपने बंदरों को एक वृक्ष से दूसरी पार ले जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान की पुस्तकों के बारे में। ठीक है, विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा जो खगोल शास्त्री हुए आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो दिन रात होते हैं इसका क्या कारण होता है, तो पृथ्वी जो है अपनी जगह पर क्या करती है, चक्कर काटने की वजह से होती है, धुरी पर, यानी कि घूर्णन करने की वजह से। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है, हम लोगों को क्या लगता है कि सूर्य निकलता है और छिपता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी जो है अपनी जगह पर घूर्णन करती है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली। किसने, तो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे। ठीक है, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो इन लोगों ने क्या क्या खोजें की, तो एक तो शून्य की खोज की, दूसरी आयुर्वेद की। तो शून्य और आयुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं और ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। तो देखिएगा, अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की ये पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। अब पढ़ते हैं आयुर्वेद। तो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। एक थे चरक, जिनका जिक्र हम पहले जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें किया था। प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में हुए और दूसरे हुए सुश्रुत, जो कि चौथी शताब्दी ईस्वी के चरक द्वारा यह रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र का एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो चरक संहिता जो है ये चरक ने लिखी है, सुश्रुत संहिता जो है सुश्रुत ने लिखी है और इन्होंने शल्य चिकित्सा का वर्णन किया है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो था हमारा यहीं तक था। चैप्टर ही नहीं, जो 6th क्लास की बुक थी हिस्ट्री, उसमें सारे चैप्टर्स जो हैं वो आज कवर हो गए हैं। अब लास्ट में हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े उनमें इम्पॉर्टेंट जो तिथियां थी वो देख लीजिएगा। तो स्तूप का निर्माण जो है 2300 साल पहले हुआ, अमरावती 200 साल पहले, 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लोह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट ये जो है ये 1500 साल पहले, और दुर्ग मंदिर का निर्माण जो हुआ ये 1400 साल पहले माना जाता है। तो ये सभी याद रखिएगा। अब इस क्लास में जितनी भी 6th क्लास में जितनी भी तिथियों की बात हुई है उन सबको हम एक साथ यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, बहुत सारी तिथियां हम लोगों ने पढ़ी, 10 चैप्टर पढ़े, तो इनमें बहुत सी तिथियां पढ़ी, तो एक साथ इन तिथियों को देखेंगे। इस पूरी पुस्तक में हमने 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं प्रक्रियाओं को होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है, पर अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते होगे उनमें तिथियां अलग तरह से लिखी होंगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है। तो मतलब इन्होंने लगभग या फिर करीब या संभवतः जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि मतलब आसपास का ही अनुमान लगाया गया है। जैसे कि पुरापाषाण युग जो कि हमने लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा, तिथियां लाखों वर्षों पहले के रूप में लिखी गई हैं। मेहरगढ़ जो है ये कृषि पशुपालन की शुरुआत तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व मानी गई है।
है। हड़प्पा नगरों का विकास जो है 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई है। इसके बाद महाजनपदों तथा गंगा के जो मैदानी इलाके हैं नगरों का विकास हुआ है तथा बौद्ध धर्म जुड़े, ये 500 ईसा पूर्व। उसके पश्चिमोत्तर में सिकंदर का जो आक्रमण हुआ ये 327 से 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त जो राजा बने लगभग 321 ईसा पूर्व बना। अशोक का शासनकाल जो है ये 272 से 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। संगम साहित्य की रचना जो है 300 ईसा पूर्व मानी जाती है। कनिष्क का जो शासन रहा ये 78 ईस्वी से 100 ईस्वी तक माना जाता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी मानी जाती है। जो वल्लभ परिषद में जैन साहित्य का संकलन हुआ है ये 512 या फिर 521 ईस्वी माना जाता है। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक माना जाता है। और जो चीनी यात्री हुआनसांग का भारत आगमन हुआ ये 630 से 643 ईस्वी के बीच का माना जाता है। और पुलिकेशन द्वितीय का शासन 609 से 142 ईस्वी के बीच माना जाता है। कुछ घटनाओं के लिए जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिली। ऐसे इसलिए है क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हो पाए, सही तिथि क्या है वह नहीं जान पाए हैं। तो प्रश्नवाची चिन्ह के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती हैं कि ये जो तिथियां हैं ये निश्चित रूप से नहीं बताई गई हैं। अब यहाँ पे भारत का एक राजनीतिक मानचित्र दिया गया है जिसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये लद्दाख है, लेह है। यहाँ पर आएंगे तो आप लोग क्या मिलेगा, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू और कश्मीर। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, शिमला है, देहरादून, उत्तराखंड, इस तरह से राज्य और देश शब्द दर्शाए गए हैं। ये जो है ये भारत का राजनीतिक मानचित्र दिखाया गया है जिसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा जो है वो यहीं पे होता है फिनिश। 6th क्लास की NCERT भी कंप्लीट होती है। अब फ्रेंड्स आपका अगर कोई कमेंट है तो आप लोग बताइएगा, ये कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है ये जितने भी चैप्टर कवर किए इनके क्वेश्चंस करवाएंगे और क्वेश्चंस किस बेस पे होंगे तो स्टेट एग्जाम के बेस पे होंगे। ठीक है, और आपको एक चैप्टर से मिनिमम 10 क्वेश्चंस ही होंगे, लेकिन 10 क्वेश्चंस में आपका पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन, तब तक के लिए बाय बाय।